नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात करते हैं जूते की। जी हां, एक जूता इस वक्त इस तरह से बोल रहा है कि चर्चा का केंद्र बिंदु बन गया है और इस जूते की आज हम बात करेंगे। संत कबीर नगर जिले में चल रही जिला योजना की बैठक के दौरान वो हुआ जिसको किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जाता। विधायक और सांसद, वो विधायक और सांसद जिनको कि आपने चुन के भेजा, उनके बीच एक घमासान शुरू हुआ और यह घमासान सिर्फ घमासान तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि युद्ध में तब्दील हो गया। और वहां पर जो तस्वीरें कैमरों में कैद हुई वो शर्मसार करने वाली थी। बताया जा रहा है कि काम का क्रेडिट लेने की होड़ में इन दोनों जनप्रतिनिधियों के बीच में इतनी गुत्थम गुत्ता हुई कि बात सिर्फ हाथापाई तक नहीं रही बल्कि जूतम पैजार तक हो गई। जिला योजना समिति में मचा हाहाकार। सांसद विधायक के बीच जूतम पैचार, भिड़ गए माननीय, देखती रह गई सरकार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसी के साथ शुरू हो गया सभ्य लोगों की बैठक में असभ्यता का ऐसा नजारा जिसने लोकतंत्र के कंधों पर जनप्रतिनिधियों की मर्यादा का जनाजा पेश किया। दरअसल संत कबीर नगर सूबे के कलेक्ट्रेट दफ्तर में प्रभारी मंत्री आशुतोष टंडन की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक चल रही थी। बैठक में मंत्री समेत सूबे के सांसद शरद त्रिपाठी, विधायक राकेश सिंह बघेल के साथ अलग अलग विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में परिचर्चा के बीच सांसद और विधायक में बहसबाजी शुरू हो गई, जिस पर गुस्साए विधायक राकेश सिंह बघेल ने जूता उतार कर मारने का इशारा किया तो सांसद तिलमिला गया और जूता निकालकर विधायक पर टूट पड़े। सांसद शरद त्रिपाठी ने एक के बाद एक दनादन 7 जूते विधायक जी पर बरसा दिए। सांसद के हाथों जूता खाकर विधायक जी भी तैश में आए और सांसद शरद त्रिपाठी पर थप्पड़ घूसों की बरसात कर दी। माननीयों की भिड़ंत से बैठक का माहौल बदल गया। लिहाजा कलेक्ट्रेट में मौजूद पुलिस कर्मियों ने बैठक स्थल पर पहुंचकर मामला शांत कराया। अनुदान जो मिलना है सभी विभागों को, उसके लिए अनुमोदन होकर के उत्तर प्रदेश सरकार को जाता है। वो अनुमोदन प्रक्रिया पर चर्चा हो रही थी, विभागवार जो है चर्चा परिचर्चा चल रही थी। इसी बीच जो है पीडब्ल्यूडी के किसी मामले को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं यहाँ के शरद त्रिपाठी जी ने एक्सचेंज पीडब्ल्यूडी को खड़ा किया और उसके बाद उस पर जो है माननीय विधायक जो वहाँ के हैं मेहदावल के राकेश बघेल जी के बीच कुछ वाद विवाद हुआ और वाद विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट में चला आया। बहुत निंदनीय। बहरहाल इन माननीयों के इस अमर्यादित कृत्य के लिए हाई कमान ने दोनों को लखनऊ तलब किया है। संत कबीर नगर से न्यूज़ 18 के लिए अमित अग्रहरी की रिपोर्ट। राजनीति में वैसे तो अलग अलग तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लेकिन जब जूता चलता है तो सभ्य समाज में इस तरह की तस्वीरों को ठीक नहीं ठहराया जाता। बीजेपी का यह जूता कांड जाहिर तौर पर विपक्षियों को बोलने का मौका तो देगा। अब बीजेपी किस तरह से इस पर रिएक्ट करती है और बीजेपी का आलाकमान क्या रिएक्ट करता है, यह भी एक विषय रहेगा। लेकिन इस जूतम पैजार के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। कुमार विश्वास ने अपने शब्दों में बहुत ही तगड़ा तंज कसा है। यह संत कबीर नगर का वीडियो है। शिलापट के नाम को लेकर पहले तू मैं और फिर माननीयों ने परंपरागत गालियों से एक दूसरे का स्वागत किया। जब जी नहीं भरा तो जूता मारकर माहौल का छीछा लेदर कर दिया। जब यह वीडियो सोशल साइट्स पर पहुंचा था तो यूजर्स ने सोशल स्ट्राइक कर दी। किसी ने लिखा मोदी का सांसद योगी के विधायक पर भारी पड़ा, तो किसी ने तंज किया कि चुनाव में कुछ भी मुमकिन है। लेकिन कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने अपने अंदाज में ही तंज कसा। कुमार विश्वास ने लिखा, 2 राष्ट्रवादी लोगों में कहा सुनी हो, एक सांसद एक विधायक, सीमा पर कौन पहले जाए पाकिस्तान से लड़ने, शायद यही मुद्दा रहा होगा। आखिर तक सुनिए वीडियो। आखिर में अलग अलग भाषा बोली में भारत माता की जय शायद सुनाई देगा। ऐसे लोग देश की संसद और विधानसभाओं में जरूर भेजते रहे और फिर देश की सारी समस्याओं का ठीकरा एक दूसरे दल पर फोड़ते रहे। कवि इमरान प्रताप गढ़ी ने इसे सर्जिकल स्ट्राइक 3 बताया और लिखा,
कि संत कबीर नगर सांसद और विधायक के बीच ये मल्ल युद्ध है। विक्रम वर्मा लिखते हैं, संस्कारी पार्टी के संस्कारी सांसद। राम प्रताप वर्मा ने ट्वीट किया, मस्त वीडियो है, इसके आगे सास बहू वाला झगड़ा तो कुछ भी नहीं। आकांक्षा उपाध्याय लिखते हैं कि वाह रे लोकतंत्र। संत कबीर नगर से निकला ये वीडियो सोशल साइट्स पर आया और छा गया। लोग अपने शब्दों में तारीफ कर रहे हैं, कोई हंस रहा तो किसी को शर्म आ रही। आप भी देखिए माननीयों ने क्या हाल बना रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बड़ी उम्मीदों के साथ इनको संसद में और विधानसभा के अंदर भेजते हैं, लेकिन जब निगरानी समिति और जिला योजना समिति और तमाम बैठकें होती हैं, वहां पर जूता चलता है। शर्मसार करने वाले दृश्य हैं। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के जरिए रास्ता निकालने के लिए दोनों पक्षों से नाम मांगे हैं, जिसमें हिंदू महासभा ने अदालत में अपने पक्षकारों के नाम सुझाए हैं। उनमें पूर्व सीजीआई दीपक मिश्र, पूर्व सीजीआई जेएस खेर और पूर्व जज ए के पटनायक का नाम शामिल है, जो हिंदू महासभा की तरफ से राम मंदिर विवाद पर मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे। दरअसल ये मसला क्या है और इस मसले के बीच में मध्यस्थता की जो बात निकल करके सामने आई है, राम मंदिर को लेकर बुधवार को कोर्ट में क्या हुआ, यह हर कोई समझना चाहता है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम इस बात को समझते हैं कि बुधवार को कोर्ट में इस पूरे मसले को लेकर हुआ क्या है, उस पर डालते हैं एक नजर। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच के सामने राम मंदिर विवाद पर सुनवाई शुरू हुई। सवाल था कि क्या मध्यस्थता से विवाद का हल निकाला जा सकता है। सबसे पहले हिंदू महासभा की ओर से दलील दी गई। बिना सभी पक्षों को सुने मध्यस्थता का आदेश नहीं दिया जा सकता। समझौते के लिए पब्लिक नोटिस जारी होना जरूरी। इस पर जस्टिस बोबडे ने कहा, आप कह रहे हैं कि इस मसले पर समझौता नहीं हो सकता। आप अनुमान लगा रहे हैं कि समझौता नहीं होगा। ये केवल जमीन का विवाद नहीं है, ये भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। अतीत में क्या हुआ उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम जो अभी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इसलिए कोर्ट चाहता है बातचीत से हल निकले। मुस्लिम पक्ष ने दलील देते हुए कहा, ये सुझाव कोर्ट की तरफ से आया है। बातचीत कैसे होगी ये कोर्ट को तय करना है। हम कानून का सम्मान करते हैं। इस पर जस्टिस बोबडे ने कहा, पक्षकारों द्वारा गोपनीयता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मीडिया में इसकी टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील दी गई, जब तक कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल नहीं होती गोपनीयता रहे। फिर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, ये केवल पार्टियों के बीच का विवाद नहीं है, ये दो समुदाय को लेकर विवाद है। हम मध्यस्थता के माध्यम से लाखों लोगों को कैसे बांधेंगे, ये इतना आसान नहीं होगा। शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से संकल्प की वांछनीयता एक आदर्श स्थिति है, लेकिन असल सवाल ये है कि ये कैसे किया जा सकता है। हिंदू महासभा अभी भी मध्यस्थता को तैयार नहीं थी। उनकी तरफ से दलील दी गई, मामले में पब्लिक नोटिस जारी होना चाहिए था। मान लीजिए कि सभी पक्षों में समझौता हो गया तो भी समाज इसे स्वीकार करेगा। इस पर जस्टिस बोबडे ने कहा, अगर समझौता कोर्ट को दिया जाता है और कोर्ट उस पर सहमति देता है और डिक्री पास करता है, तब वो मानना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अदालत के बाहर पक्षकारों और वकीलों के बयानों से ऐसा लगा जैसे मध्यस्थता से रास्ता नहीं निकलेगा। राम मंदिर विवाद फिर चर्चा के केंद्र में आ गया। सुप्रीम अदालत अब विवाद पर राम मंदिर से जुड़े पक्षकारों को साथ लाने की कोशिश कर रहा है और बीच के रास्ते से विवाद सुलझाना चाहता है, लेकिन दोनों पक्षकार की अपनी ढपली अपने राग है। और हमने कह दिया था कि अगर कोर्ट चाहती है तो अगरचे हमें कोई उम्मीद नहीं है मीडिएशन से, लेकिन फिर भी कोर्ट अगर इस वक्त को इस्तेमाल करना चाहती है तो हम तैयार हैं। मध्यस्थता करना बहुत जरूरी है और सुनार जो कोर्ट कह रहा बहुत अच्छी बात कह रहा है। इससे होगा कि हमारे भाईचारे जो बना हुआ है बना रहेगा और मस्जिद बन जाएगी, मंदिर भी बन जाएगा। अदालत क्या चाहती है, इससे कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं, कितने लोगों को भरोसा होगा या नहीं होगा, इन सवालों के बीच अदालत के अंदर जो हुआ सो हुआ,
लेकिन हिंदू पक्षकार बाहर आए तो सहमति और असहमति के झंडे उठाकर। लगातार विरोध का कारण ये है कि भगवान राम की जमीन है और हमें कोई हक नहीं बनता है कि उसमें सिंगल इंच भी कॉम्प्रोमाइज करें, और अगर मीडिएशन में भी मैटर जाएगा तो वहां पे भी विरोध करेंगे कि इस मैटर में मीडिएशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि बाबर ने हमारी मंदिर तोड़ी और मंदिर तोड़ के वहां मस्जिद बनाई। आज उसको हम कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? माननीय कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है, विकल्प दे रहा है मध्यस्थता के लिए, तो हम तैयार हैं कि मध्यस्थता किया जाए। केस तो चलता ही रहेगा, जो होगा देखा जाएगा। वैसे लोगों को भरोसा है कि अयोध्या विवाद पर सुप्रीम अदालत जो भी फैसला करेगी वो मान्य होगा। भाई हम कोर्ट की हर बात मानने के लिए तैयार हैं। कोर्ट जो भी कहेगा वही हम मानेंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं, हम हिंदुस्तान के वफादार हैं, हिंदुस्तान का कानून मानते हैं, संविधान मानते हैं। कोर्ट जो भी कहेगा वही मानेंगे। भगवान राम 14 साल का वनवास काट कर घर लौट आए थे, लेकिन आजाद भारत में राम मंदिर पर विवाद अदालत की चौखट पर पहुंचा तो आज तक वनवास खत्म नहीं हुआ। भले ही सुप्रीम अदालत मामले को सुलझाना चाहती हो, लेकिन नाक की लड़ाई के बीच अदालत के अंदर से भी आशंका के साथ सवाल बाहर आए कि अगर जमीन पर कोर्ट फैसला दे तो क्या सभी पक्षों को मान्य होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो अदालत मध्यस्थता की बात कर रही है, हिंदू सभा जो पक्षकार है वो उसका विरोध कर रही है, उस पर सहमत नहीं है, और सियासतदान राजनीति की निराली चालों को खेल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में जमाते इस्लामी पर बैन के खिलाफ पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने सड़क पर प्रदर्शन किया है। पीडीपी नेता महबूबा ने केंद्र सरकार से बैन हटाने की अपील के साथ पूरे प्रदेश में प्रदर्शन की चेतावनी दी है। देश पाकिस्तान समर्थित आतंकियों से जूझ रहा है, वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी के नेता महबूबा मुफ्ती आतंकियों की मदद करने वाले संगठन के समर्थन में सड़क पर आ गई हैं। महबूबा की मांग है कि कश्मीर में जमाते इस्लामी से केंद्र सरकार बैन हटाए और जमात के गिरफ्तार हुए नेताओं और मौलवियों को रिहा करे। महबूबा ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो वो कश्मीर के हर जिले में प्रदर्शन करेंगी। मैं चाहती हूँ कि ये सरकार लोगों के सामने वो चार्जशीट लाए जिसके तहत इन्होंने जमात या अहले हदीस या दूसरे मौलवियों को गिरफ्तार किया। उनके पास क्या सबूत है जिसकी बिना पे उन्होंने इनको गिरफ्तार किया है, और जिस तरह का माहौल बनाया है ये माहौल हम बताएं। वहीं बीजेपी का कहना है कि देश में आतंकी संगठनों के समर्थन में आने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, चाहे वो महबूबा ही क्यों न हो। जमायते इस्लामी जैसी जो संस्थाएं हैं उनको बांग्लादेश में बैन किया है और दूसरे देशों में भी बैन किया है, तो भारत में अगर वो गलत गतिविधियां कर रहे हैं, संदिग्ध गतिविधियां उनकी है, तो उनको माफ नहीं किया जा सकता। देश की एकता और अखंडता सबसे पहला प्रश्न है, उसके लिए जो भी करना पड़ेगा करना चाहिए। आज जो हालात खराब हुए हैं इन्हीं के सपोर्ट के कारण से हुए हैं, तो मुझे लगता है कि महबूबा जी को भी अगर इस प्रकार की कोई कोशिश करते हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए। दरअसल केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में जमाते इस्लामी पर आतंकवाद निरोधक कानून के तहत 5 साल के लिए पाबंदी लगाई है। सरकार का आरोप है कि जमाते इस्लामी का पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के साथ साठगांठ है, जो राज्य में अलगाववादी आंदोलन तेज करने की फिराक में है। बता दें कि जमाते इस्लामी एक मुस्लिम राजनीतिक पार्टी है। इस संगठन के 3 धड़े हैं: जमाते इस्लामी हिंद, जमाते इस्लामी पाकिस्तान और जमाते इस्लामी कश्मीर। जमाते इस्लामी हिंद के अलावा बाकी दोनों धड़े आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। अब सवाल है कि महबूबा मुफ्ती का ऐसे संगठन के समर्थन में आना कितना जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। दिल्ली एनसीआर को 8 मार्च से एक और एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। हिंडन एयरपोर्ट को सिविलियन के लिए शुरू किया जाएगा। पीएम मोदी 8 मार्च को इसका उद्घाटन करेंगे। हिंडन से पिथौरागढ़, अयोध्या, हुबली और नासिक के लिए उड़ान होगी। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा की न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत देखिए। दिल्ली एनसीआर को बहुत जल्द एक नया एयरपोर्ट मिलने वाला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय राज्य सिविल एविएशन मिनिस्टर जयंत सिन्हा जी। सर, दिल्ली एनसीआर को एक नया एयरपोर्ट मिलने वाला है, कब से ये शुरू हो रहा है, कितनी कैपेसिटी होगी और कहां से कहां तक के लिए ये उड़ान फिलहाल शुरू होगी? मार्च 8 को माननीय प्रधानमंत्री जी इसका
उद्घाटन करने वाले हैं और तब जो एयरपोर्ट है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। वहाँ टर्मिनल बन ही चुका है, एक एक्सेस रोड भी लगभग बन चुका है और रनवे तो हरदम ही ठीक था क्योंकि वो बहुत बड़ा एक एयरफोर्स बेस है। तो इसलिए हिंडन जो है वो मार्च 8 को लगभग तैयार हो जाएगा। अब हमें देखना है कि वहाँ फ्लाइट्स जो हैं वो एयरलाइन के द्वारा कब आने वाली हैं। और हिंडन का जो लक्ष्य है वो ये है कि वो एक रीजनल एक एयरपोर्ट बने जिसमें कि जो RCS की फ़्लाइट्स हैं जो हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट में नहीं ला सकते थे वो हम लोग हिंडन में लाएं। तो हुबली, नासिक ऐसे ऐसे जगहों की फ़्लाइट्स जो हैं वो हिंडन से जाएंगी और जैसे जैसे एयरलाइंस वो फ़्लाइट्स वहाँ चालू करती हैं वैसे वैसे लोग उसका उपयोग कर पाएंगे। सर, अभी गर्मियां शुरू होने वाली है, कई लोग कश्मीर जाना चाहते हैं, पिथौरागढ़ जाना चाहते हैं, धार्मिक स्थल के रूप में अयोध्या भी जाना चाहते हैं, तो क्या इन सब चीज़ों में भी कनेक्ट किया जाएगा एयरवेज से? हिंडन को ज़रूर इन सब जगहों से कनेक्ट किया जाएगा और हिंडन से फ़्लाइट्स ऐसी जगह ज़रूर जाएंगी और एयरलाइन जो है उन्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि ऐसे ऐसे स्थल जो हैं चाहे वो धार्मिक हो या पर्यटन के नज़रिए से हों, ये बड़े लोगों के लिए लोकप्रिय होते हैं। तो इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि वो जल्द से जल्द यहाँ से फ़्लाइट्स चालू करा देंगे। पिथौरागढ़ भी एक और ऐसा एयरपोर्ट है जिसको हिंडन से जोड़ा जाएगा। सर, आने वाले समय में क्या कितनी फ़्लाइटें हम देखने को मिल सकता है, या मार्च हो या अप्रैल हो या मई तक कितने फ़्लाइट्स होंगे जो हिंडन एयरपोर्ट से उड़ान भर सकेंगे? हिंडन से बहुत फ़्लाइटें आएंगी। मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़े अभी नहीं हैं कि मैं बता सकूं कि 8 हैं या 10 हैं, लेकिन काफ़ी सारी फ़्लाइट्स आएंगी वहाँ से। वो हम लोग RCS के द्वारा उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो उनका पूरा जो है हम लोगों के पास स्केड्यूल है वो मैं आपको दिलवा दूंगा। लेकिन बड़ी सारी फ़्लाइटें आने वाली हैं और हिंडन बड़ा एक लोकप्रिय एयरपोर्ट इस कारण हो जाएगा। तो आज के समय जेवर के एयरपोर्ट का जहां तक मुझे खबर अभी तक मिली है कि पूरा जो भूमि अधिग्रहण था अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। जैसे वो समाप्त हो जाता है तो फिर उसका टेंडर अवार्ड किया जाएगा और फिर निर्माण चालू हो जाएगा। तो वो अधिग्रहण का जो प्रक्रिया जो होती है वो आज के समय वहाँ चल रही है। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ अनिल, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो दिल्ली NCR के लिए ये एक बड़ा तोहफा है यहाँ पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।